हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने राज्य की उत्पत्ति के संविदा सिद्धांत पर बात की थी और हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर बहुत से सिद्धांत प्रचलित हैं और तमाम सिद्धांतों के साथ अपनी सच्चाई भी है, तो कुछ उस सिद्धांत के साथ उसकी कमियां या पूर्णताएं भी जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग सिद्धांत राजनीतिक चिंतन में आए हैं। अभी हम जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है और इस सिद्धांत की खूबसूरती इस बात में है कि यह सिद्धांत अपने आप में एक समग्र सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति को लेकर। और ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहलाता है। उससे पहले जितने भी सिद्धांत आए हैं वो राज्य की उत्पत्ति को लेकर जो तमाम उम्मीदें कहें या फिर जो तर्क हैं उनको अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं। दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में राज्य का विकास हुआ है, राज्य अस्तित्व में आया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में राज्य की उत्पत्ति का एक ही पैटर्न रहा हो। भले ही आज दुनिया के हर क्षेत्र में राज्य अस्तित्व में है, लेकिन वो अस्तित्व में कैसे आया उनकी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग उनके पीछे का इतिहास है। लेकिन जो विकासवादी सिद्धांत है उसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि राज्य कोई एक झटके में नहीं आया। जिस तरह से सामाजिक समझौता सिद्धांत में मानते हैं कि लोगों में अचानक चेतना आई और वो एकजुट हुए और उन्होंने राज्य को जन्म दे दिया अपने सामाजिक समझौते से। विकासवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य एक क्रमिक विकास से आया है। और इस सिद्धांत की एक और खूबसूरत बात यह है कि इसने उदारवाद, मार्क्सवाद, इन सब का समन्वय किया है। आमतौर पर जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं उनमें किसी एक आइडियोलॉजी का प्रभाव रहा है। जैसे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, वो उदारवादी मान्यताओं को बल देता है, जिनमें राज्य को साधन माना जाता है, जिनमें राज्य को यंत्र माना जाता है, जिसमें राज्य को मानव निर्मित संस्था माना जाता है। तो वो बातें उदारवादी मान्यताओं से जुड़ती हैं। लेकिन ये सिद्धांत इन तमाम जो विचारधाराएं हैं उनको साथ लेकर चलता है। तो कुल मिला के राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत कुल 6 मान्यताएं हैं, 6 कारक मानता है जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी समय पर राज्य के उद्भव में अपनी भूमिका निभाई है। तो पहले तो मैं उन 6 कारकों के नाम आपको बता दे रहा हूँ, फिर हम उस पर एक एक कारक पर सारगर्भित और संक्षिप्त जानकारी देंगे। पहला कारक है मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति। दूसरा कारक है रक्त संबंध या जिसे हम नातेदारी कहते हैं, किनशिप है। धर्म तीसरा कारक है, शक्ति चौथा कारक है और मनुष्य में राजनीतिक चेतना का उद्भव पांचवा कारक है और छठा कारक है आर्थिक ज़रूरतें या आर्थिक आवश्यकताएं।
यहाँ ये जो छठा कारक है ये मार्क्सवाद से जुड़ जाता है। तो ये राज्य की उत्पत्ति की जो 6 कारक हैं, विकासवादी सिद्धांत राज्य के उद्भव को इन्हीं 6 कारकों के या कारणों के आसपास समेटते हैं अपने विचारों को। पहली जो बात कही गई है कि व्यक्ति की जो सामाजिक प्रवृत्ति है, समूह में रहने की जो उसकी आदत है, उसने राज्य की उत्पत्ति को जन्म दिया है। और यहाँ ये विचार अरस्तू के करीब चला जाता है, जहाँ अरस्तू कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अगर उसमें एकाकीपन हावी होता या उसमें अकेले रहने की आदत होती, तब राज्य की उत्पत्ति हो ही नहीं पाती। क्योंकि मनुष्य समाज के बिना रह नहीं सकता, समाज उसके लिए एक प्राणवायु की तरह है। जब समाज में रहेगा, लोगों से मिलजुल के रहेगा, एक समूह में रहेगा, तब आपसी जो व्यवहार में कुछ दिक्कतें भी आएंगी, व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ेंगी, और फिर यही ज़रूरतें आगे चलकर राज्य निर्माण का आधार खड़ा कर देती हैं। जंगल में कोई ये मांग नहीं करता है कि राज्य होना चाहिए। राज्य के लिए पहले मनुष्य होने चाहिए, उनमें आपसी व्यवहार होना चाहिए, तब जाके राज्य का उद्भव होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में लोग ही नहीं हैं तो वो क्या राज्य की बात करेंगे? और राज्य का होना या ना होना मायने क्या रखता है? तो जो मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति है, राज्य के बीज वहाँ से निकलते हैं। ये विकासवादी सिद्धांत का एक मान्यता है। दूसरी जो मान्यता है वो नातेदारी को लेकर है, या रक्त संबंध कहें, किनशिप कहें। ये थोड़ी आदर्शवादी जो मान्यता है राज्य की उत्पत्ति की, सिद्धांत जो विचारधारा है उसके करीब जाता है। या ये माना जाता है कि जो व्यक्ति है उसमें वो अपने नातेदारियों में बंधता है, विवाह संबंध स्थापित होता है, उसके बाद कुछ वैवाहिक नातेदारी होती हैं, कुछ रक्त संबंधों पर आधारित नातेदारी होती हैं, और वो नातेदारी के बंधन में बंधता जाता है और एक समूह निर्मित होता चला जाता है। और जो समूह में पहले परिवार का मुखिया उसको संभालता है, परिवार में जो भी दिक्कतें होती हैं उसका समाधान मुखिया करता है, परिवार में अनुशासन, सहयोग, सब लोगों की देखभाल, ये सब जिम्मा परिवार के मुखिया का होता है। लेकिन परिवार का विस्तार होता चला जाता है, गांव बनता है, गांव से और बड़ा गांव बन जाता है, महानगर बन जाता है। तो फिर वहाँ एक मुखिया की नहीं चलती है, फिर सरदार कबीला अस्तित्व में आता है, फिर और विस्तार होता है। तो आगे चलकर ही इसी क्रम में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हुई जहाँ आपको राज्य नामक संस्था को जन्म दिया गया, जिसे आधुनिक जो मॉडर्न स्टेट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आती है धर्म की भूमिका। धर्म यूँ तो आध्यात्म की जो विषय वस्तु है और व्यक्ति के निजी जीवन से इसका लेना देना होना चाहिए। कोई व्यक्ति किस धर्म को मानता है, उसकी क्या जो फेथ है, ये उसका मामला है। लेकिन धर्म ने आध्यात्म से ज़्यादा सामाजिक जीवन के निर्माण में भूमिका निभाई है, लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाई है, राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण में भूमिका निभाई है। पश्चिम एशिया में बहुत से ऐसे स्टेट हैं, राज्य हैं जो धर्म के आधार पर गठित हुए हैं। यूरोप में भी भाषा, धर्म जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर या आधार पर जो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। और मध्य युग में चर्च की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो धर्म ने लोगों को जोड़ा है, एक धर्म के लोग एक साथ आए। जैसे आपने इजराइल का उदाहरण देखा है, जो यहूदी लोग थे वो सब वहाँ से
दुनिया भर से कहा कि भाई यहूदियों का अपना देश होगा, और भारत से भी गए कुछ यहूदी, यूरोप से भी आए, तो एक अलग फ़िलिस्तीन से अलग होकर इजराइल नामक वो बना। वैसी लड़ाइयाँ बहुत चलती रहीं, अलग अलग धर्मों के लोग जो अल्पसंख्यक हैं या उन्हें लगता है कि हमारा तो कोई देश ही नहीं है, तो धर्म भी आगे चलकर देश, राष्ट्र या राज्य के निर्माण की नींव रखता है। ये सिद्धांत का जो ये कहना है, ये मानना है। शक्ति को भी ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के कारक के रूप में स्वीकार करता है। शक्ति से जो अभिप्राय है बल से है, फोर्स से है। जिस तरह से शक्ति सिद्धांत ये मानता है कि किसी भी समय एक ऐसे भी आधार पर राज्य का निर्माण हुआ होगा जब बहुत से लोग अलग अलग छोटे छोटे समूहों में आदि मानव रहते होंगे, और उसी समय किसी बलशाली व्यक्ति ने अपने हथियार की दम पे, अपने बाहुबल की दम पर लोगों के एक समूह को अपने नियंत्रण में लिया और उनसे कहा कि मैं आज से आपका राजा हूँ और आप मेरी प्रजा हो, और आपको सुरक्षा देना मेरा काम है, और आप मेरे हुक्म का तालीम करेंगे, पालना करेंगे। तो यहाँ से जो एक शासक और शासित का जो संबंध है वो निकलता है। बाद में जब वो अपने अधीन लोगों का या जो प्रजा का कल्याण करने लगे, तो बाद में उन्हें स्वाभाविक आज्ञाकारिता भी मिलने लगी और वो आगे जाकर राज्य के निर्माण तक पहुँचे। तो ये राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत में शक्ति की जो भूमिका रही है, पावर का जो रोल रहा है, उस पर बात की जाती है। फिर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना की भूमिका होती है। राजनीतिक चेतना से अभिप्राय है कि लोगों का राजनीतिक अधिकारों के लिए जागरूक हो जाना और लोकतांत्रिक जो मान्यताएं हैं उनके प्रति सजग हो जाना, उनके प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा कर लेना, और राज्य निर्माण की मांग करना। ख़ास तौर पे जो औपनिवेशिक देश रहे हैं वहाँ राज्य के निर्माण का जो रास्ता है वो राजनीतिक चेतना के जरिए निकला है। अगर हम भारत को 1947 से पहले देखते हैं तो भारत एक देश नहीं था, क्योंकि एक राज्य, देश तो कह सकते हैं लेकिन जो राज्य की जो मान्यताएं हैं वो पूरी नहीं थी, क्योंकि हम संप्रभु नहीं थे। एक निश्चित आकार भी था, जनसंख्या भी थी, एक सरकार भी थी, लेकिन वो सरकार हमारी नहीं थी। संप्रभुता संपन्न जो राज्य है वो भारत 15 अगस्त 1947 के बाद बना था। तो ये सब जो हमें एक राज्य निर्माण तक भारत पहुंचा है, या दुनिया में और भी जो उत्तर औपनिवेशिक राज्य हैं, वो सब एक खास पैटर्न से राज्य निर्माण तक पहुँचे हैं। और वो जो पैटर्न है वो जो राजनीतिक चेतना का है कि धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक चेतना आती गई और राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार होता चला गया। और एक समय ऐसा आया जब औपनिवेशिक शक्तियों को लगा कि अब इस दबाव को वो नहीं झेल पाएंगी, और इसलिए उन्होंने वहाँ से जाना मुनासिब समझा। और उसके बाद जो सरकारें आई वो संप्रभु सरकारें आई, संप्रभु राज्य बने, वो जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद सरकार को चुना। तो यहाँ राज्य निर्माण में राजनीतिक चेतना की भूमिका प्रदर्शित होती है। जो अंतिम बिंदु पर हम बात कर रहे हैं राज्य की उत्पत्ति में, वो आर्थिक ज़रूरतें हैं। जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसने भी राज्य के निर्माण में आधार खड़ा किया है। आर्थिक ज़रूरतों से अभिप्राय है कि हर व्यक्ति हर तरह की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति की बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, उसकी अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतें भी हैं, उसकी अपनी भौतिक आवश्यकताएं भी हैं। उसे रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। तो समाज में जो एक दूसरे का, भाई कोई जैसे किसी के लिए कपड़ा बनाने का काम कर रहा है,
कोई कारीगर है घर बनाता है, जो दूसरा व्यक्ति है वो भोजन की व्यवस्था करता है। तो ये जो जो एक अंतर्निर्भरता विकसित होती है, परंपरागत समाजों में जो एक वस्तु विनिमय था कि मेरे पास, मैं खेती का काम करता हूँ तो मैं आपको अनाज उपलब्ध कराऊंगा, आप नाई हैं तो हमारी जो केस सज्जा बाल काटना ये काम करेंगे आप, उसके बदले में मैं आपको अनाज दूंगा। या आप कोई कारीगर है तो वो आपको अनाज के बदले आपके यहाँ मकान बना जाएगा, कोई आपको उसके बदले जूता दे देगा। तो ऐसे जो परंपरागत समाजों में ज़रूरतें होती थी, हर व्यक्ति हर ज़रूरत पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए वो अलग अलग जो सेवा प्रदाता थे एक तरह से, वो एक समूह में रहना उन्होंने स्वीकार किया, ताकि एक छोटे से क्षेत्र में जो आपसी जो निर्भरता है और ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो सके। तो वो एक दूसरे पे डिपेंड हुए, और ये जो निर्भरता है, इससे आपसे जो रिश्ता है, संबंध है, इससे समाज का निर्माण हुआ। और फिर इसका दायरा बढ़ता चला गया, तो वहाँ से फिर राज्य की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये जो मामला है, ये राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक ज़रूरतों की जो बात है उसको रेखांकित करता है। तो मोटे तौर पर राज्य की उत्पत्ति की सिद्धांत में जो विकासवादी सिद्धांत है उसमें ये 6 बातें महत्वपूर्ण हैं। और हमने बताया कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है इस सिद्धांत को, और ये इसलिए पूछा जाता है कि ये अपने आप में जितने भी जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा परफेक्ट सिद्धांत है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे, और फिर भी आपको कहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई कमी रही है तो हम क्लासरूम में जब मिलेंगे तो इस पर फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।